नमस्कार। आज बात करेंगे उन्नाव केस की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब एक हैरान करने वाले फैसले के साथ ये केस फिर से चर्चा में है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले पीड़िता की बहन का ये बयान सुनिए। ये शब्द इस केस के डर और जो कुछ दांव पर लगा है उसे साफ साफ बयां कर देते हैं। और यही वो फैसला है जिसकी वजह से ये केस आज फिर से सुर्खियों में है। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और हम यहां तक पहुंचे कैसे। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले इसकी कहानी, इसके किरदारों और जो घटनाएं हुईं उन्हें जानना जरूरी है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा। एक दो बार नहीं, 4 बार के विधायक। और उनका ये जो रसूख है ना, वो इस केस का एक बहुत ही अहम पहलू है। आइए जरा इस केस के पूरे सफर को तारीख दर तारीख देखते हैं। कहानी शुरू होती है 2017 में बलात्कार के आरोप से। फिर 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। और फिर आता है दिसंबर 2025 जब उसी सजा को निलंबित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस केस ने कितने मोड़ लिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोर्ट ने उम्र कैद जैसी सजा को निलंबित करने का फैसला क्यों लिया। इसके पीछे कोर्ट की दलीलें क्या थीं? चलिए अब इन कानूनी पेचीदगियों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोर्ट के इस पूरे तर्क का जो आधार है वो एक सवाल पर टिका है। पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक आखिर है कौन? क्योंकि पूरा मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है और कोर्ट ने उसी एक्ट में दी गई पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को देखा। अब दिलचस्प बात यह है कि यह परिभाषा आईपीसी की धारा 21 से ली गई है और उसमें कहीं भी एमएलए यानी विधायक का जिक्र साफ तौर पर नहीं है। और बस इसी बात को आधार बनाते हुए कोर्ट का जो प्राइमा फेसी व्यू था, मतलब जो पहली नज़र में लग रहा था, वो ये था कि अगर सेंगर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में फिट नहीं बैठते तो शायद उन पर पॉक्सो एक्ट की वो सबसे गंभीर धारा जिसमें उम्र कैद की सज़ा है वो लागू ही नहीं होती। ये एक बहुत बहुत बड़ा कानूनी पेच है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और चीज़ पर ध्यान दिया, वो ये कि सेंगर तब तक 7 साल और 5 महीने जेल में गुजार चुके थे। अब अगर उन पर कम गंभीर अपराध का केस बनता तो उसकी न्यूनतम सजा 7 साल ही थी। मतलब वो न्यूनतम सजा से ज्यादा समय तो पहले ही काट चुके थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में एक और बहुत बड़ा विवाद था, पीड़िता की उम्र को लेकर। एक तरफ प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि एक स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से पीड़िता नाबालिग है, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने एक दूसरे सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड और कई मेडिकल रिपोर्ट्स सामने रख दी जिनके मुताबिक पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। अब यह मामला बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पॉक्सो एक्ट तो तभी लगता है जब पीड़िता नाबालिग हो। उम्र की तरह ही घटना के वक्त सेंगर की मौजूदगी पर भी 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आईं। पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा कि घटना सेंगर के घर पर रात 8 से 8:30 बजे के बीच हुई। वहीं बचाव पक्ष ने सेंगर के फोन रिकॉर्ड्स दिखाए जो बता रहे थे कि वो उस वक्त वहां से 14 किलोमीटर दूर अपने उन्नाव शहर के ऑफिस में थे और 8:30 बजे उनके पास एक फोन भी आया था। इसी को डिफेंस ने अपनी एलिबी बनाया। तो ये तो हुई सारी कानूनी बातें, दावपेच। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान है, एक परिवार है। चलिए अब इस फैसले के मानवीय पहलू पर आते हैं। आखिर पीड़िता और उनके परिवार पर इसका क्या असर हुआ? जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, पीड़िता और उनकी मां ने हार नहीं मानी। वो सीधी दिल्ली के इंडिया गेट पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी निराशा और ये दिखाने का एक तरीका था कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़िता ने जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं फैसले के वक्त कोर्ट में ही थी। मेरा मन किया कि मैं वहीं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने बच्चों और परिवार की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। आप सोचिए, ये शब्द अपने आप में उस दर्द को बयां कर रही हैं जिससे वो गुजर रही हैं। और उनका ये जो डर है वो बेवजह नहीं है। इस केस की शुरुआत से ही एक के बाद एक भयानक घटनाएं हुई। पहले उनके पिता पर सेंगर के भाई ने हमला किया और बाद में उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। फिर एक बहुत ही संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी चाची और वकील दोनों की जान चली गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता है ना? यही वजह है कि आज भी उस पूरे परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहना पड़ रहा है। अब इस एक केस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसे ये मामला हमारे सामने लाता है। क्योंकि ये सिर्फ उन्नाव की या एक पीड़िता की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। और वो कमी इस सीधे से सवाल में छिपी है, आखिर हम अपने गवाहों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते?
क्यों हर बार जब कोई ताकतवर इंसान कटघरे में खड़ा होता है तो गवाहों की जान पर बन आती है? उन्नाव केस इसका बस एक और दुखद उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। कागज पर तो हमारे पास 2018 की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मौजूद है। ये स्कीम बकायदा गवाहों को खतरे के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटती है ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। लेकिन असलियत में होता क्या है? ये स्कीम ज्यादातर नाकाम क्यों हो जाती है? वजहें कई हैं। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। राज्यों के पास इसे लागू करने के लिए ना पैसा है ना संसाधन। सरकारी फाइलों में मंजूरी मिलने में सालों लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आरोपी खुद बहुत ताकतवर हो तो वो पूरे सिस्टम को ही अपनी तरफ मोड़ लेता है। और ये मत सोचिए कि ये पहली बार हो रहा है। याद कीजिए जेसिका लाल मर्डर केस, बेस्ट बेकरी केस या फिर व्यापम घोटाला। ये सब वो हाई प्रोफाइल मामले हैं जहां गवाहों को डरा धमकाकर या खरीदकर न्याय का गला घोट दिया गया। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, जब इंसाफ खुद खतरे में हो, जब सच बोलने वालों की जान दांव पर लगी हो, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कोर्ट की, सरकार की या हम सब की?